एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि डीबीटी जेआरएफ 2025 के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो पार्ट ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उनको भी डिटेल में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और आसपास के एरियाज है उनके, सो कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है इस बार हो सकती है। सो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, so electron from the excited chlorophyll molecule of the photosystem 2 are accepted first by, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, तो सबसे पहले उनको कौन एक्सेप्ट करता है? सो आप एज यू नो, ठीक है, तो एज यू नो जो फोटो सिस्टम 2 होता है, तो फोटो सिस्टम 2 होता है यानी कि P680 को हम फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटो सिस्टम 2 होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जब भी यहाँ पे रेड लाइट इस पे पड़ती है, ठीक है, जब भी रेड लाइट फोटो सिस्टम 2 पे पड़ती है तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है और वहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फर्दर जो फोटो सिस्टम है उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसको सबसे पहले, अब ये जो होता है इसके ग्राउंड स्टेट पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम P60 है, ठीक है, ये अपने ग्राउंड स्टेट पे यहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट पे है। तो जब भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो ये अपने एक्साइटेटरी स्टेट पे चला जाता है। ठीक है, ये इसका एक्साइटेटरी स्टेट होता है। सो ग्राउंड स्टेट में जो होता है फोटो सिस्टम 2, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट पे फोटो सिस्टम 2 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट 2024 में दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है, पेपर हुआ था, तो वहां पे ये पूछा गया था कि ये बताइए कि कौन सा जो सब्सटेंस है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो जो PS680 है इन इस ग्राउंड स्टेट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है और ये यहाँ पे जब भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वाटर से रिसीव करता और ये चला जाता अपने एक्साइटरी स्टेट पे। अब यहाँ पे ये एक वीक रिडक्टेंट बन जाता है। ठीक है, वीक रिडक्टेंट बन जाता है और ये सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो देता है फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन को। ठीक है, फियोफाइटिन से इसका इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास? प्लास्टोक्विनोन के पास। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से देता है साइटोक्रोम। ठीक है, जो साइटोक्रोम B6F होता है, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन है उसको प्लास्टोसाइनिन को देता है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है आपका फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, तो इस तरह से जो ये नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है वो चलती है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसको देता है? जो जो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे फियोफाइटिन को देता है, बट यहाँ पे फियोफाइटिन है नहीं। ठीक है, तो फियोफाइटिन के बाद वो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो किसको देता है? दैट इज प्लास्टोक्विनोन। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट विल बी राइट आंसर। ठीक है, सो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे रेड लाइट इंसिडेंट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे इससे आउट होते हैं और इसको रिसीव करता है फोटो सिस्टम 2 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। रिसीव करने के बाद जब भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में ये जाता है तो वहां पे वो एक वीक रिडक्टेंट बन जाता है। अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन पास करता है इलेक्ट्रॉन चेन को, ठीक है, और वो पहुंच जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के पास ये इस स्टेट में, अपने ग्राउंड स्टेट में ये वीक ऑक्सीडेंट होता है और जैसे ही इसको एक्साइटेड स्टेट पे ये पहुंच जाता है तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट यहाँ पे बन जाता है।
सो फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, NADPH से ये NADPH यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे 2 NADPH बनते हैं एंड 3 ATP यहाँ पे बनता है, ठीक है, इस साइकिल में। ऑलराइट, चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन है। Sum of circumference of a circle and the perimeter of the square is 184. The diameter of the circle is 28. What is the sum of the area of the circle and the square? सर्कमफेरेंस क्या होता है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, यानी कि सर्कमफेरेंस या फिर इसको पेरीमीटर बोल सकते हैं, यानी कि परिधि। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो भी इसका सर्कमफेरेंस आएगा तो वो यहाँ पे पूछा है। तो सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर प्लस यहाँ पे बोला है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है A1 2 3 4, तो इसका पेरीमीटर होता है 4A, ठीक है, वो कितना यहाँ पे दिया है, दैट इज 184। सम ऑफ द circumference of circle and the perimeter of the square is 184। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डायमीटर ऑफ सर्कल 28 है, यानी कि जो आर होगा, ठीक है, वो होगा 14 प्लस 4, यहाँ पे इसकी साइड्स हमें नहीं दी है, सो इक्वल टू 184, ठीक है, 7 2 जा कितना हो गया, दैट इज 14, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया 88 प्लस 4A इज इक्वल टू 184 एंड 4A इज इक्वल टू 184 माइनस 88, तो 184 माइनस 88 कितना आ गया, दैट इज 96, ठीक है, A इज इक्वल टू 96/4। सो यहाँ पे फर्दर इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आएगा 24, यानी कि A की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज A इज इक्वल टू 24, साइड हमारे पास यहाँ पे निकली हुई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर। अब यहाँ पे सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और स्क्वायर आपको यहाँ पे बताना है। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल प्लस यहाँ पे क्या पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर। सो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू 22, ठीक है, 22/7। ए आर हमारे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 14, ठीक है, इसका हो गया स्क्वायर प्लस साइड हमें दिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर। सो बस यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, और 7 को अगर हम 196 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 28 प्लस 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है दैट इज 576। तो 22, ठीक है, 22 और 22 मल्टीप्लाइड बाय 28 प्लस 576, ठीक है, 22 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 616 प्लस 576 का आया कितना, 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर इज 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग थर्मल डीनेचुरेशन द TM ऑफ द प्रोटीन डिनोट्स। जो थर्मल डीनेचुरेशन होती है, ठीक है, उसमें जो TM होता है प्रोटीन का वो क्या होता है, व्हाट इज TM। सो TM वो टेम्परेचर होता है जहां पे 50% ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, दे स्टार्ट अनफोल्डिंग, ठीक है, जहां से प्रोटीन की अनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है उसको हम उसका TM कहते हैं, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेंज ओवर विच डीनेचुरेशन अकर, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम है। सो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स है, ठीक है, अब ये जो मिड टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे तो फुली डीनेचुरेशन हो जा रही है प्रोटीन की, बट ये जो मिड टेम्परेचर है, ठीक है, जहां से डीनेचुरेशन इसकी स्टार्ट हो रही है, सो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं TM, ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, पानी है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100, ठीक है, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर रहा है, सो इसको हम एज अ TM ले सकते हैं,
तो टीएम क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जहां से अनफोल्डिंग शुरू होती है, ठीक है, प्रोटीन्स की, उसको हम टीएम कहते हैं, यानी कि मिड टेम्परेचर एक तरह से हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो टीएम से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से काफी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। Next question is EcoR1 enzyme recognize the sequence GAATC, a stretch of linear DNA with 6 GAATC site upon digestion with EcoRI will give to। अब यहाँ पे बोला है, ठीक है, इस तरह से एक प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 साइट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये साइट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब यहाँ पे है आपका सीक्वेंस जो है GAATC, ठीक है, GAATC। अब यहाँ पे EcoR1 जो होता है वो इस जो साइट है उसको डाइजेस्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे कट लगाएगा, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर कट लगाएगा। तो यहाँ पे कट लगाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 साइड्स हैं, यहाँ पे ये कट लगाएगा। तो बताओ यहाँ पे कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे? दैट इज 7, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में किसी और जो रिसेक्शन एंजाइम है, ठीक है, डाइजेशन एंजाइम है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द जूली एंड द कमला इज 3:8। कमला इज 8 ईयर यंगर देन हर ब्रदर रानी, ठीक है, रानी whose age after 6 year will become 70। What is the present age of Julie's mother who is 24 years older than Kamla? So यहाँ पे जूली और कमला की जो एज की जो रेशियो बताई है वो कितनी है? दैट इज 3:8, ठीक है। अब कमला जो है वो 8 इयर्स यंगर है उसके ब्रदर से, ठीक है, सॉरी, इसका ब्रदर राम से, या रानी नहीं, यहाँ पे राम होना चाहिए, उसके ब्रदर राम से, जो कि 6 ईयर आफ्टर, जो कि आफ्टर 6 साल के बाद 70 साल का वो होने वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 70 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? दैट इज 64। यानी कि जो राम की एज है यहाँ से 64 निकल जाती है, ठीक है। और कमला जो है, ठीक है, अपने ब्रदर से 8 साल छोटी है, यानी कि एज ऑफ कमला यहाँ पे निकल जाएगी। एज ऑफ कमला कितनी होगी? कमला इज इक्वल टू 64 माइनस 8 दैट इज 56। ऑलराइट, सो यहाँ पे, ठीक है, अब 56 जो है एज ऑफ कमला यहाँ पे निकल जाती है। और कमला और जूली की एज डिफरेंस कितनी है? ठीक है, 3:8, यानी कि इसको हम प्लस करेंगे, कितना आएगा? 11। तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? दैट इज 45। तो ये जो 45 एज है, ये 45 एज जो है वो किसकी है? दैट इज जूलीज मदर। जूलीज मदर की एज कितनी है? दैट इज 45। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, लाइकन किसके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है? तो आप सभी को पता होगा जो फंगस होती है, ठीक है, फंगस और एल्गा के बीच का ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि लाइकन को जन्म देता है, ठीक है। जो एल्गी होती है वो क्या करती है? वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, और जो फंगस होता है वो उसको जो वाटर होता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करके वो देती है। यानी कि एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, और इसको हमने क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं लाइकन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी? सो डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा होगा।
सो डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए, उसके बाद डीएनए हेलिकेज, ठीक है, डीएनए हेलिकेज चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, प्राइमेज चाहिए होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। ऑलराइट, सो ये कुछ रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि नहीं चाहिए, वो है डीएनए एंडोन्यूक्लियस। सो डीएनए एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए रिपेयर मशीनरी का पार्ट होते हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट वो नहीं होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ डीएनए रिपेयर मशीनरी। ऑलराइट, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज 10 raised to the power minus 23 liters equal to, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ml दिया है, ठीक है, माइक्रो ये दिया है। सो ml 1 ml is equal to 10 raised to power minus 3 and 1 microliter is equal to 10 raised to power minus 6। 1 nl जो होता है नैनोलीटर, वो कितना होता है 10 raised to power minus 9 एंड 1 पिकोलीटर इज इक्वल टू 10 raised to power minus 12। सो यहाँ से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं 10 raised to power minus 7 अपॉन 10 raised to power minus 3, तो 10 raised to power minus 17 प्लस 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दैट इज, सॉरी यहाँ पे 23 आना चाहिए, ओके 23, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 raised to power 20, ठीक है, मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 raised to power 10 raised to power minus 23 अपॉन 10 raised to power minus 6, ठीक है। तो अगर इसको हमने 10 raised to power 23 प्लस 6 यहाँ पे लिया तो भी कितना आएगा, दैट इज 10 raised to the power minus 17, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सो माइक्रोलीटर यहाँ पे आएगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 10 raised to the power minus 23 अपॉन 10 raised to power minus 9, 10 raised to power minus 3 प्लस 9, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, दैट इज 10 raised to power minus 14 nl, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी एलानिन एंड एल एलानिन आर, ये आपस में क्या है। सो देखो स्टूडेंट्स, जो आइसोमर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, कंफर्मेशन आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। एंड जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमर वो होते हैं जो कि सिस और ट्रांस जिसमें कंपोजिशन इसकी होती है, ठीक है। एंड ऑप्टिमल आइसोमर में फर्दर ये इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स आते हैं, ठीक है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनिशियल डी एंड एल फॉर्म्स होती है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल जो स्ट्रक्चर होती है, इमेज यहाँ पे बनती है, ठीक है, मिरर इमेज यहाँ पे बनती है, मिरर इमेज एक दूसरे की होती है, ठीक है। एंड डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, जो कि जहाँ पे जो जो भी सब्सटेंस है या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका जो भी कायरल कार्बन है, ठीक है, 1 और मोर कायरल कार्बन पे, ठीक है, चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिन भी कंपाउंड्स के, सो उनको हम डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। तो उनके जो सभी कायरल कार्बन पे चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, एक या एक से ज्यादा अगर कायरल कार्बन में चेंजेस होते हैं उसको हम डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। और एपिमर्स वो होते हैं, ठीक है, जिनके जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके सिंगल जो कायरल कार्बन है वहां पर चेंजेस होते हैं, उसको हम एपिमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो C2 जो C2 जो होता है वो डी जो मेनोज होता है, ठीक है, उसका एपिमर होता है वो ग्लूकोज का, ठीक है। सो ये एग्जांपल आप ले सकते हो। अब बात होती है कि डी और एल फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो डी एल फॉर्म्स कैसे होते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, CHO COH H एंड CH2OH, ठीक है, ये ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल है, ग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पे है CHO, ठीक है,
OH and H and CH2OH। सो ये दोनों जो है वो मिरर इमेज है एक दूसरे की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो OH है, जो भी OH है, ठीक है, वो इसके, ठीक है, कौन से कार्बन पे है, ठीक है, इसके ये कायरल कार्बन है और ये इसके राइट हैंड साइड में है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो पेनल्टीमेट कार्बन है, ठीक है, यानी कि जो लास्ट कायरल कार्बन है, अगर उसका जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो राइट साइड में आता है तो उसको हम डी कहते हैं, मतलब डी फॉर्म इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर जो भी कायरल कार्बन है उसका, यानी कि पेनल्टीमेट कार्बन कार्बन है, इसका जो OH ग्रुप है अगर वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इसको हम एल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये राइट साइड में होता है और ये लेफ्ट साइड में होता है। ऑलराइट, तो डी एलेनिन एंड एल जो एल एलेनिन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, दे आर एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनोमर्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होती है उनको हम एलोमर्स कहते हैं, ठीक है। डी एंड एल फॉर्म्स होते हैं उनको हम इनेंशियोमर कहते हैं, ठीक है। एपिमर्स होते हैं सिंगल कायरल कार्बन पे चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे डायस्टेरोस्मिन में वन और मोर कायरल कार्बन पे क्या होता है, चेंज होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू नंबर्स such that the number of the thrice the first number of the twice the second number is 180। यहाँ पे दो नंबर है, ठीक है, इसको हम x लेते हैं, इसको y। तो सम ऑफ द थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, इनकी सम ऑफ द थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर इज 180, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द फोर टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फोर टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड डिफरेंस यहाँ पे बोला तो माइनस आएगा एंड ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 100। देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे x इंटू वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर लीजिए, यानी कि 7x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अपन प्लस किया तो कितना आएगा 280, ठीक है। x इज इक्वल टू 280 अपॉन 7, ठीक है, यहाँ पे आ गया 40, यानी कि x हमारे पास आ गया 40। अब इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो x हमारे पास आ गया 3 इंटू 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 120 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ जाकर ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, यानी कि 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 कितना हो गया 60 एंड y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 यानी कि 30। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 एंड y की वैल्यू आ गई 30, दैट इज कितना हो गया 1200। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ गया, दैट इज सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडोन ऑप्टिमाइजेशन इज एसेंशियल टू, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कोडोन्स होते हैं, तो कोडोन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कोडोन ऑप्टिमाइजेशन एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, ठीक है, जिसको कि डिजाइन किया गया है टू इम्प्रूव द कोडोन कंपोजिशन ऑफ रिकम्बिनेंट जीन बेस्ड अपॉन द वेरियस कंपोजिशंस, ठीक है। तो ये एसेंशियल होती है टू मैक्सिमाइज द प्रोटीन यील्ड इन हेटेरोजेनस हेटेरोलोगस होस्ट में। मतलब जो कि कोडोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो कोडोन्स होते हैं वो डिफरेंट कोडोन्स सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है, उसको हम कोडोन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ द अमीनो एसिड सच एज प्रोलीन एंड ग्लूटामाइन। सो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो जो एमिनो एसिड की बायोसिंथेसिस है ये आपको जरूर से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोलीन और ग्लूटामाइन की, ठीक है, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सो यहाँ से 4 स्टेप राइबोज 5 फॉस्फेट, तो राइबोज 5 फॉस्फेट से आपको यहाँ पे हिस्टीडीन बनेगा। हिस्टीडीन से फर्दर सीरीन भी बन सकता है या फिर डायरेक्टली 3 फॉस्फोग्लिसरेट से भी सीरीन यहाँ पे बनता है, ठीक है। और जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट होता है, तो उससे यहाँ पे फिनाइल एनालिन, ठीक है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान बनता है, ठीक है। उसके बाद जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर,
और यहाँ पे एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन यहाँ पे बनाता है, ठीक है। सिट्रेट से कुछ नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट होता है, उससे एस्पार्टेट बनता है, एस्पार्टेट, एस्पारजाइन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन यहाँ पे बनता है। और जो अल्फा क्लीटोग्लूटारेट होता है उससे ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, फ्लोरीन और आर्जिनिन यहाँ पे बनता है। तो अल्फा क्लीटोग्लूटारेट जो होता है उससे क्या बनता है, दैट इज प्रोलिन एंड ग्लूटामाइन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल।